अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन वहाब। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आज खिताब किया है और इसी के साथ ही नए पार्लियामानी साल का आज आगाज़ हो गया है। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और इकॉनमी की बात की, सियासी इस्तेहकाम की बात की और साथ साथ पानी के मसले पर भी उन्होंने बात की और ये कहा, जो सबसे अहम नुकता था उनके आज के खिताब में, कि विफाक जो है एक तरफा फैसले ना करे बल्कि तमाम इकाइयों को साथ रखते हुए फैसले किए जाएं, क्योंकि कोई भी रियासत जो है वो एक तरफा फैसले करके नहीं चलती, तमाम लोगों का एतमाद में लेना होता है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, गो के काबीना में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हासिल है और उसी का शिकवा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी किया। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वफाक की जानिब से पानी के मसले पर जो है सिंध हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पर एतमाद में नहीं लिया गया और एक तरफा फैसले जो हैं वो वफाक की जानिब से किए गए हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में यहाँ तक कह दिया कि वफाक को चाहिए कि ये तजवीज़ तर्क कर दे और इसके पर बाकी बात की जानी चाहिए। लेकिन एक और अहम मामला ये भी है, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो एक चीज़ ये नज़र आ रही है पानी के इशू पर लग ये रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड इस मामले में नहीं लेती तो आने वाले वक्त में ये मसला बहुत बढ़ भी सकता है दोनों बड़ी जमातों के दरमियान और इत्तेहादी जमातों के दरमियान। दूसरी जानिब अपोजिशन ने आज भरपूर एहतजाज किया है पार्लियामान के अंदर और सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान शोर शराबा होता रहा, प्ले कार्ड्स लहराए जाते रहे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि अपोजिशन की बड़ी जमात है, उन्होंने जो है सदर मुमलिकत के लिए यहाँ तक कह दिया कि आज जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आई। सदर मुमलिकत खिताब से पहले जो है स्पीकर चैम्बर से होकर तो गुजरे, लेकिन ये एतराज़ उठाया गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से भी कि सदर मुमलिकत अपोजिशन के चैम्बर से होकर नहीं गुजरे, इसी वजह से उनको वफाक का नुमाइंदा वो तस्लीम करने से मुसलसल इनकार कर रहे हैं। और ये भी बैरिस्टर गौहर की जानिब से किया गया कि ये एहतजाज का सिलसिला जैसे आज जारी था आइंदा भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ अपोजिशन भी पूरी कोशिशें कर रही है कि किसी तरह हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए और हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए जिसके अंदर अपोजिशन की तमाम जमातें शामिल हों। अवाम पाकिस्तान पार्टी को भी इंगेज किया जा रहा है और JUI को भी कोशिश की जा रही है कि उनको भी शामिल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान जो है खलीज बढ़ती नजर आ रही है। अली अमीन गंडापुर मुसलसल मौलाना फजल रहमान पर तनकीद कर रहे हैं, उनको बानी PTI की जानिब से मना भी किया गया कि मौलाना फजल रहमान पर तनकीद ना की जाए, क्योंकि लग ये रहा है कि ईद के बाद पूरी कोशिश है अपोजिशन की और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की एक ग्रैंड अलायंस बनाकर हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाई जाए। लेकिन अगर उसमें JUI शामिल नहीं होती तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्रैंड अलायंस की कोशिश है क्या ये कामयाब होगी? क्या हुकूमत के खिलाफ जो है किसी भी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर सियासत कर सकती है, हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप कर सकती है? क्योंकि हमने देखा कि जब भी माजी में हुकूमत के खिलाफ किसी भी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलती है अपोजिशन की जानिब से, उसमें मौलाना फजल रहमान का एक अहम रोल होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब अपोजिशन की जानिब से तहरीक चलाई गई, लॉन्ग मार्च किया गया, मिलियन मार्च किया गया, उसमें मौलाना फजल रहमान आगे आगे नजर आए और मौलाना फजल रहमान ही वाहिद वो किरदार थे जिन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को जोड़ के रखा। तो तमाम जो जमातें हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो ख़ास तौर पर एहतजाज के मामले में, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के मामले में मौलाना फजल रहमान पर ज़्यादा एतमाद करती हैं। और क्या मौलाना फजल रहमान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तर्ज सियासत है, एहतजाज की, सड़कों पर आना, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना, क्या मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत पर राज़ी होकर उनकी तहरीक का हिस्सा बनेंगे? बहुत सारे सवालात हैं, इन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि आज जिस तरह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से खिताब किया गया, अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जाता रहा, पानी का मसला बहुत अहम इस वक्त बनता जा रहा है। चोलिस्तान में जो कॉरपोरेट फार्मिंग होने जा रही है, सिंध और पंजाब और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को ये कहा जा रहा है कि एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत जिस तरह से काम करती है उस तरह से इत्तेहाद में नहीं लिया गया, इत्तेफाक चीज़ों से नहीं किया गया, क्या कहेंगे सर? इस वक्त अभी प्रेशर ज़रा सिंध से, अगर आप देखें कि सिंध से काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में लॉयर्स ने, सिंधी लॉयर्स जो हैं वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रहे हैं, कॉम्प्रेस जमातें, गो के कॉम्प्रेस जमात सिंध में कुछ भी नहीं है, वहाँ पीपल्स पार्टी है, लेकिन ये एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है लोगों की तरफ से। तो पीपल्स पार्टी जब ये सारा कुछ हो रहा था और
इस तमाम मंसूबे को एक इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, उस वक्त पीपल्स पार्टी खामोश थी, पीपल्स पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को शायद पता चल गया है कि अब प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसलिए सदर मुमलिकत भी उस पर, वरना ये तो सदर मुमलिकत जो है आसिफ अली जरदारी अपना वेट को इस्तेमाल करते हुए पहले भी ये कर सकते थे। उनके जो पार्लिमानी ग्रुप्स हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी जाहिर है वो बात कर सकते थे वजीर आजम से, गवर्नमेंट से, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया। और अब शायद उसको वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम्म। फिर भी वो रास्ते ऑप्शन खुला छोड़ रहे हैं। अदरवाइज मेरा तो ये ख्याल है कि बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बात करनी चाहिए, सिंध के लोगों से बात करनी चाहिए, सिंध की पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। जो सबसे बड़ा मजबूत स्टेक होल्डर है वो पीपल्स पार्टी है, और सूबाई हुकूमत उनकी उधर है, उनसे बात करनी चाहिए। उनके रिजर्वेशंस अगर है, उन रिजर्वेशंस को कम करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए। जहां तक आपने बात की अपोजिशन जमातों की, जिस वक्त अपोजिशन जमात जो है, देखिए वो एहतजाज हमेशा करते आए हैं। हम्म। उनका एहतजाज, वो हंगामा करते हैं, हंगामा भी इस तरह के तमाम वो पार्लिमानी जो रवायात है उसको रोनते हुए चले जाते हैं। होना चाहिए एहतजाज, क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर एहतजाज करें, वो जरूर अपनी मौसर आवाज बने उन लोगों की जिन्होंने उनको मैंडेट दिया हुआ है। लेकिन वो फिर बाज बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं, अडियाला जेल के बाहर भी हम कैंप लगाएंगे, उधर भी वो बात कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जी हमने फौज से बात करनी है, हमने इनसे नहीं करनी, फॉर्म 47 वाले हैं, फिर बाद में उनसे भी बात करना शुरू कर देते हैं। जो कौमी असम्बली के स्पीकर है सरदार आयत सादिक, फिर उनसे उनके थ्रू बात करना शुरू कर देते हैं। फिर तो कहने का मतलब है हम्म। उनको जरा इस चीज को जरा देखना होगा, पॉलिटिकल एक मेच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। लास्ट जो आपका पॉइंट आपने उठाया बड़ा अच्छा पॉइंट था, वो देखिए अगर तो आपने गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो आपका नैरेटिव है, आपका नैरेटिव अगर आपने कोई बनाना है तो आपने कुर्बानियां भी देनी है उसके लिए। आप दिल बड़ा करके, जहन खुला रखकर आप तमाम अपोजिशन की जमातों को साथ लें और बोर्ड रखें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सिर्फ स्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को आप ब्लैकमेल करें कि जी तमाम जमातें मेरे साथ हैं, हम ऐसी तहरीक चला देंगे, वैसी हम्म। तहरीक चला देते, और आप सिंसियर भी नहीं है वो अलायंस फॉर्म करने में। एक खतरा आप देखें, कई दफा जो है वो एक दूरी हुई, फिर नजदीकी हुई, फिर दूरी हुई। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अगर अली अमीन गंडापुर कोई हम्म। रिमार्क्स देते हैं, तो ये वो क्या नहीं जानते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान को इस वक्त हमने छेड़ा मार ली, प्रॉब्लम होगी। तो असल में पीटीआई के अपने सोर्सेज बताते हैं कि पीटीआई के जो इनर सर्कल है वहां पर खासकर इमरान खान काफी एक रिजर्वेशन है कि मौलाना को अगर आपने शामिल कर दिया, हम्म। दूसरी जमातें तो इतने रूट्स उनके नहीं है, दूसरे जमातों के अगर उनके पॉकेट्स हैं, वो एक जगह पॉकेट्स हैं, उनके रूट्स नहीं है। और मौलाना फजल सही। रहमान को अगर आपने शामिल कर दिया, तो मौलाना साहब जो हैं वो इस तमाम स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस अलायंस को इस्तेमाल कर वो अपने जो वो रीप करेंगे, या उसको आप कह लें कि फसल जो है काटेंगे, वो अपने हक में काटेंगे। हम्म। इसको इस्तेमाल करते हुए अपने लिए वो करेंगे। ये एक खौफ है, एक खतरा है कि आगे चलकर शायद हमारी कोई इस तरह वो ना हो। पीटीआई कहती है कि नहीं, ये हम इस्तेमाल करें इस तमाम उसको। मौलाना साहब भी खिलाड़ी आदमी है, मौलाना साहब ऐसे नहीं है कि वो चले जाएं ऐसे अलायंस में चले जाएं और एक खामोश तमाशाई के तौर पर वो रोल अदा करते रहें, बैठे रहें और आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में अपना चेहरा दिखाएं, और हम्म। उसका फायदा कौन उठाए, दूसरा उठाए। तो ये भी एक कश्मकश सियासी जमातों में है, लेकिन उनको दिल बड़ा करना पड़ेगा। मुश्तरका तौर पर अगर जो फायदा मौलाना साहब उठाना चाहते हैं वो उठाएं, जो फायदा वो खुद उठाना चाहते हैं वो खुद उठाएं। दूसरी जो छोटी जमातें हैं उनको ये सब मिल के जो है, मिल बांट के इस फायदे को अपने लिए इस्तेमाल करें। ठीक। अगर बजायर है वो कि जमहूरी अदारों के लिए हम कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, उनको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये नियर फ्यूचर में कोई अलायंस मैं नहीं देखता हूं कि मजबूत अलायंस हो, जिसको एक मजबूत थ्रेट हो। जब तक पीपल्स पार्टी कोई अपना रोल अदा नहीं करेगी, हम्म। पीपल्स पार्टी भी या तो चली जाए, वो बिल्कुल ही काबीना में वो शामिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बरा जमा है, तो उनको भी जाहिर है अपने जो मुफादात हैं उसको भी देखना पड़ेगा। जी।
ठीक है सर, हमें मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं गौस न्याजी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। गौस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जिस तरह आज सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में भी पानी के इशू पर बात की और ये भी कहा कि एक तरफा फैसले हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। सर ये इशू काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस हैं इस मामले पर। आप नहीं समझते कि वफाकी हुकूमत अगर इस मामले पर बैठ कर पीपल्स पार्टी से बात कर ले, या पहले बात की जाती या इस मसले को रिजॉल्व कर दिया जाता, तो आज मुश्तरका अजलास में सदर मुमलिकत को ये बात नहीं करनी पड़ती अपने खिताब में? जी गौस साहब। गौस साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए उनको दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शहजादा साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे थे अलायंस की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बुनियादी मुतालबात तो बानी पीटीआई के रहा ही हैं। मैंडेट चोरी की जो वो बात करते हैं, मैंडेट की वापसी उनकी तरफ से मांगी जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि इन मुतालबात पर कोई अलायंस बन सकता है? क्या मौलाना फजल रहमान या अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है, शायद खाकान अब्बासी या जो दीगर जमातें हैं, क्या वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इन मुतालबात के साथ खड़ी होंगी? देखिए, मैं समझता हूं कि जितनी दीगर छोटी जमातें हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, सरदार अख्तर मैंगल हैं और दीगर जमातें हैं, वो अलायंस एक वो है उनकी जो बेसिक इस वक्त पीपल्स पार्टी सॉरी पीटीआई के जो लोग गए हैं उस जमात में, और अल्लामा हामिद रजा जो है सैयद, उनकी पार्टी में अगर वो गए हुए हैं, वो शायद इस तरह ना सोचें। लेकिन दीगर जमातें तो ये सोचते हैं कि अवलियत आप दें आइन की प्रोटेक्शन को, आप आइन की प्रोटेक्शन को दें, अवलियत आप दें उसको पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को आप अवलियत दें डेमोक्रेसी को। ये रिहाई तो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले अगर आपने जो है ना पॉइंट आपने अगर देना है, वो पॉइंट आप देंगे कि बानी की रिहाई। अब बानी की रिहाई तो एक डेमोक्रेटिक आदमी के सामने, एक पॉलिटिकल पार्टीज के सामने तो एक ही बात है कि भाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, हम कैसे उनसे बात करके और वन पॉइंट एजेंडा रखें। और अगर मदे मुकाबिल इस्टेब्लिशमेंट है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी एक ही बात है, आपके सामने है, वो उससे रिहाई तो उसको नहीं दिलवा सकते हैं किसी एक्शन से, क्योंकि ये मजाक बन जाएगा कि कोर्ट्स को, इसके मतलब यह है कि कोर्ट्स कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि आप मुतल्लिका फोरम पर जाएं, अपीलेंट अथॉरिटी के सब सामने पेश हों और उनके सामने ये चैलेंज करें, सारा कुछ है। अब वो करने के लिए पीटीआई तैयार नहीं है। पीटीआई कहती है कि नहीं, शॉर्टकट होना चाहिए, हम ये कर देंगे, क्योंकि पीटीआई के लिए मुश्किलात देखें काफी हैं। 9 मई का जो वाकया हुआ उसमें इतनी बुरी तरीके से वो फंसे हुए हैं, उससे निकलना उनके लिए मुश्किल है। और फिर उनके जितने मुशीर हैं, उन्होंने ना तो वो, बल्कि आप समझ रहे कि उससे ज्यादा उन्होंने 24 नवंबर और 26 नवंबर का हो गया। 24 और 26 नवंबर का इतना संगीन नहीं था जितना 9 मई का है। और गवर्नमेंट उसको लामाला वो अपने हक में इस्तेमाल करेगी कि आपकी लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो सकती है, पीपल्स पार्टी से हो सकती है, गवर्नमेंट से हो सकती है, आपकी लड़ाई उन शोधा के मोनूमेंट से तो नहीं हो सकती, उन शोधा के तो उससे नहीं हो सकती, आपकी लड़ाई कोर कमांडर हाउस से तो नहीं है, जीएचक्यू से तो नहीं है। तो ये एक, और फिर एहतजाज का एक तरीका भी है, अगर आपको किसी से भी इख्तिलाफ है, आप अपना पुरअमन एहतजाज करें पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, रोड पर, चौक पर, गलियों में, लेकिन आपको अगर सब कुछ अपने हाथ में लेंगे, डंडे लेकर, बंदूक लेकर, गोलेले लेकर, मेरे ख्याल में ये कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो ये सेटबैक, उस सेटबैक से पीटीआई निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इस तमाम चीज को भूल जाएं, ये होता रहता है। अब ये होता रहता है, गवर्नमेंट कहता है ये होता नहीं रहता है, ये नहीं होना चाहिए और ये होगा, इसको हम सीरियस लेंगे। अब ये सारा कश्मकश है, और अलायंस को, तमाम अलायंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि पहला पॉइंट एजेंडा आप यही रखें कि बानी पीटीआई और उसकी बेगम को रिहा कर दें और दीगर लोगों को रिहा कर दें। फिर आप देख रहे हैं कि जब परवेज खटक साहब को काबीना में शामिल कर दिया, ये एक और सेटबैक उनके लिए। तो वो मेरे ख्याल में एक उनके पास जो मजबूत एक स्ट्रांग होल्ड रह गया वो खैबर पख्तूनख्वा है, और खैबर पख्तूनख्वा में वो किस तरीके से रिटेन कर पाएंगे इस पॉपुलरिटी को। होना तो ये चाहिए था कि 92 सीट्स के साथ
वो इतना मौसर जो है पार्लियामेंट में इस फोरम को इस्तेमाल करते। हम्म। देखिए, सियासत में जज्बात नहीं है। आप जब आप पार्लियामेंट में चले गए, आप किसी को जो है ना, आपसे इख्तिलाफ लोग रखेंगे, आप इख्तिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, आप इख्तिलाफ आप रखेंगे, आप उस सेनेट को इस्तेमाल करेंगे, आप कौमी असम्बली को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप अपने सिर्फ ये धमकियां देते रहे कि जी हम तो 500 जो है 2000 लोगों को, 5000 लोगों को, 10,000 20,000 लोगों को लेके आ जाएंगे गोलेलों के साथ, और जी पंखे के साथ कि वो जब शेलिंग होगी तो पंखे उस, ये क्या आप क्या वो करना चाह रहे हैं? क्या आप इस मुझे बताए एहतजाज, फिर आप सियासत में हम्म। पार्लिमानी लैंग्वेज होता है, टीवी शो में भी आप बैठ के दूसरे के जी। एहतराम से उनकी बात सुने, अपनी बात उनको सुनाएं। लेकिन अगर आप इस तरह ये बुनियादें आप इस तरह रख रहे हैं कि नौजवान को कि वो किसी का लिहाज ना करे। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब से इख्तिलाफ आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बहुत से लोगों को हो सकता है, पीपल्स पार्टी से और जरदारी साहब से। लेकिन क्या मुझे हक पहुंचता है कि मैं इस आपके प्रोग्राम में बैठ के जरदारी साहब को जाती कोई उनके उसके पर्सन पे उनको निशाना बनाऊं? उनको, बिल्कुल सही। शहबाज शरीफ साहब को या मियां साहब को या मरियम साहिबा को या इवन आपके इमरान खान साहब को या उनकी बेगम को मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। बहैसियत सियासी, बहैसियत जर्नलिस्ट, तजियाकार, कोई हक नहीं है मुझे। मैं वो बात करूंगा कि जो उनकी चीजें गिनवाऊंगा। अगर यहाँ आपके साथ प्रोग्राम में पीटीआई के हम्म। लोग हैं, वो इख्तिलाफ रख सकते हैं, वो मेरी बात को रद्द करें। लेकिन क्या वो उनको जरूर है कि मुझे वो जाती तौर पर कोई निशाना बना दे, कि फौरी तौर पर आप कोई साफी बात करे, आप कहे तो ये लिफाफे वाले लोग हैं, आप कोई साफी बात करे आपके खिलाफ, आप कोई जवाब ना दे पाए, आप कहें ये तो दमचोले हैं उनके, ये तो पटवारियों से पैसे खाते हैं। तो इस तरह की बातें करना, इस तरह की वो करना, आप अपने जो है उस स्टेचर को बिलिटल कर रहे हैं, आप अपने स्टेचर को खराब कर रहे हैं। हम्म। मेरे ख्याल में यही सारी कश्मकश है, यही सारी बात है इस वक्त अपोजिशन के अलायंस में। वो ये कहते हैं कि आप तमाम चीजों को छोड़ दें, वो सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे प्रायोरिटी आप हम्म। देंगे बानी पीटीआई और उसकी बेगम की रिहाई को। शायद वो दूसरे वर्कर के सही। मुतालिक भी कम उसको प्रेस करते हैं, सबसे ज्यादा वो ये करते हैं। लेकिन अपोजिशन जमातें कहते हैं नहीं, आपका जो रिहाई का एजेंडा एक एजेंडा हो सकता है, बल्कि सियासी तमाम सियासी कारकुनों को हम उसमें शामिल करेंगे। हम्म। और आइन की, क्योंकि बचाव, आइन की बचाव तहरीक है ना, ये तो उनका बेसिक तो यही है। तो ये एक वो है, मुझे आगे चलकर को नहीं लगता। और फिर देखें आप, अली अमन गंडापुर बावजूद इसके उनके घर पहुंचते जाते रहे, मिलाते हम्म। रहे उनको, बात करते रहे, मुश्किल से उनको मनाया। अब फिर आज आप भी एक ऐसी मुलाकात बातें होगी कर सर। देते हैं जिससे जो है ये, आज भी एक मुलाकात होगी मौलाना साहब से पीटीआई के वक्त की। वो फिर वो जाकर फायर ब्रिगेड की तरह जाके उस आग को बुझाना चाहते हैं कि वो डैमेज कंट्रोल कर ले। शायद लोग कहते हैं, ये पीटीआई के खुद लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पीटीआई की नहीं है, वो कहीं और के हैं। हम्म। इसीलिए कभी कभार जो है वो जज्बात में आ जाते हैं। बानी पीटीआई के सामने भी अपना स्टेचर जो है कायम रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ भी उनके इंटरेस्ट को सर्व करके उनको बताना चाहते हैं। बानी पीटीआई को उन्होंने कहा कि मैं लोगों को लेके जाऊंगा, किसी में कोई ताकत नहीं है, मैं ये कर दूंगा। वो ले आए वापस, उसी उसी स्पीड से जो है वो वापस जो है मानसेरा पहुंच गए, वो तमाम कारकुनों को बेयार और मददगार छोड़ दिया। तो बिल्कुल मैं, ऐसे ही। मेरे नुक्ते नजर के मुताबिक वो शायद दोनों साइड को खुश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो बड़ी मुश्किल से असद कैसर और आपके दूसरे जो हजरात हैं, उन्होंने जाकर मौलाना साहब के साथ वो किया, चीजें तय कर दी। हम्म। आपने एक ऐसा फायर कर दिया जिसकी वजह से आप दोबारा जाके उनकी मिन्नत करेंगे। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनकी तरफ से। मेरे ख्याल में खुल के उनको आना चाहिए। अगर अपोजिशन ठीक। में जान डालनी है, अपोजिशन की उसमें मूवमेंट में जान डालनी है, गवर्नमेंट के खिलाफ वो करें। वरना मुझे तो लगता है कि जो कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, वो फायदा हुकूमत को भी मिलता है। और जी। शहजादा साहब, एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें हैं, ख़ास तौर पे JUI, ट्रस्ट इश्यूज़ तो हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद आप बेहतर बता सकते हैं, तारीख़ में पहली बार होगा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने जा रहा है, और बाकी जो दीगर जमातें हैं वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का साथ देती रही हैं, उनकी इत्तेहादी रही हैं। तो PTI और दीगर जमातों के दरमियान ट्रस्ट इशूज़ तो रहेगा। फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट अगर हम ये कर भी लें, अज्यूम के चलें एक अपोजिशन का अलायंस बन जाता है, लेकिन कब तक चलेगा ये कहना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी।
देखिए, मैं ये समझता हूँ बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, अगर नहीं देखा तो किताबों में पढ़ा कि अपोजिशन जब अलायंस बनता है तो उसमें कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। आप कुर्बानी देंगे, वो मूवमेंट कामयाब भी होती है। आपकी लॉयल्टी जो है पार्लियामेंट से होनी चाहिए, सुपरमेसी उसकी आपके हम्म, आइन से होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ गुरोई मुफादात की खातिर जो है एक दूसरे को डॉज करते रहें, वो अलायंस तो बज़ाहिर हमारे और आपके सामने होगा, लेकिन वो अलायंस कोई एक पोटेंट थ्रेट जो है वो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत आसान है, अगर पीटीआई वाले दिल बड़ा करके, जहन खुला करके, आराम से जो है वो एक मौलाना साहब के साथ जो है वो बैठकर बात करें, एग्रीमेंट कर लें, रिटर्न में एग्रीमेंट कर लें, और एक एहतजाज का जो अपना एक सिलसिला है एहतजाज करें, पार्लियामेंट्स के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। लेकिन ये इस तरह का एहतजाज करना, आईएमएफ से कोई अब उसके लिए कर्जे के लिए बात हो रही है तो आप हम्म, खत लिखना शुरू कर खत लिख दें। दिया। भाई वो पैसा क्या मियाँ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या जरदारी साहब की जेब में जा रहा है? वो तो गवर्नमेंट के पास एक आ रहा है। आज गवर्नमेंट जो इकदाम करे, अच्छा करे बुरा करे, छोड़ दें उनको, 5 साल के बाद लोग खुद उनको कहेंगे ये तो ठीक नहीं, लोग नहीं थे। आप वो उसी कर्जे से, जब आप खुद कहते थे कर्जा हमने लेना नहीं है, भीख नहीं मांगेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, आपने भी कर्जा लिया। देखिए, जब तक आप अपोजिशन में होते हैं तो आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जब आप गवर्नमेंट जी। में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बिहेव करना पड़ता है, आपके पास एक जिम्मेदारी आती है। आप उस तरह खुल के जो है उस तरह बात नहीं करते हैं जिस तरह से आपको अपोजिशन में बैठ के, तो बड़े मुदबराना अंदाज में जो है आप चीजों को डील आपको करना पड़ेगा। आपको अभी तजर्बा भी हो गया हुकूमत का, क्या आप हुकूमत में आप कहते थे, आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, आप उनके एस्टेब्लिशमेंट के जो कंपोनेंट्स है उन अदारों की उसकी बात करते थे, लेकिन क्या हुआ, जब आप खुद हुकूमत में आए आपको रियलिटी पता चला कि ये चीजें इस तरह नहीं है। हम कोई कोई इतने बाइख्तियार नहीं है। आप कहते थे कि बिल्कुल हमने तो किसी को कबूल नहीं करना, हम्म, लेकिन आप देखें कि जब मुस्लिम लीग से कोई टूट के आता, आप गले लगाते थे, पीपल्स पार्टी से कोई टूट के आ रहा है आप उनको गले लगा रहे हैं, उनको सर पर बिठा रहे हैं। हालांकि आप तो उनको कहते रहे ये चोर लोग हैं, आप तो कहते हैं ये डाकू है, आप तो ये कहते हैं, बड़े बड़े अलकाबात आप इस्तेमाल करते हैं। हम्म, तो अभी भी आपको तजर्बा होना चाहिए अपोजिशन में। कल तक क्या अलवी साहब को, डॉक्टर जो अलवी साहब जो आपके सदर थे, क्या आपको, आपने कभी उसको मशवरा दिया कि अपोजिशन पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं सीधा अपोजिशन के पास चले जाए, उनसे बात कर ले? आप तो उनको कहते थे कि ये अपोजिशन, हम इनको मानते भी नहीं है, ये तो इन्होंने जब आप खुद वोट लेके आए, हुकूमत बनाई, तो आप अपोजिशन को इसलिए नहीं मानते कि वोट लेके नहीं आए, ये ठीक नहीं है। अब आप अपोजिशन में हैं तो आप अपना वोट हुकूमत को मानते नहीं हैं मानते। और आप हुकूमत का वोट नहीं मानते हैं। तो ये एक ऐसी एक चीज है, लोग भी इस चीज को देखते हैं। देखिए, जज्बाती जो यंगस्टर है, जरूर उनका वोट बैंक होगा, स्ट्रीट पावर उनकी है, वो जज्बातियत ज्यादा देर तक नहीं होती सियासत में। जज्बातियत और बहुत गम, गुस्सा, गुस्सा कभी तो ठंडा होता है। हम और आपके अगर आप देखें, गुस्सा आता है 1 घंटे के लिए, क्या गुस्सा 2 साल कायम रहता है? एक साल कभी नहीं होता। आप वो जो नौजवान हैं उनके अब लूज ना करें। मैं तो ये समझता हूं कि पीटीआई के वो एसेट हैं, वो नौजवान, उनको बेहतर अंदाज में उनके जज्बात को यूज करें, मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। हुकूमत से बिल्कुल। इख्तिलाफ रखें, आप किसी से भी इख्तिलाफ रखें, लेकिन उनको मिस यूज न करें, उनके जहन को आप जो है पल्यूट ना करें। अगर आपने उनके जहन को पल्यूट कर दिया, उनके जो कैपेसिटी है, उनकी कैपेबिलिटीज है, उनकी कंपिटेंसी है, उसको आप जंग लगा रहे हैं। आप उसको एक जहन में उसका सोशल मीडिया पर आपके हाथ में है, कोई भी बात पे जिम्मेदारी से बात करें। अगर आप सोशल मीडिया पे आते हैं, जिम्मेदारी से बात करें कि गवर्नमेंट को इस तरह मुश्किल में डाले कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ नैरेटिव बनाने में नाकाम रहे। लेकिन आप बैठे बैठे, वो कहीं बाहर, मुल्क के हम्म, बाहर बैठे हुए, कोई भी कह दिया, कुछ भी कह दिया, आपके खिलाफ कोई केसेस हो गए तो गलत है, दूसरे के खिलाफ केसेस हो गए वो बिल्कुल ठीक थे। ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। पीटीआई को अपनी लीगल बैटल लड़ना चाहिए, वो अदालतों में अपने आप को लड़े, अपने आप को साबित करे कि हम ठीक लोग हैं, हम गलत नहीं हैं, वो लड़े उसको। लेकिन गवर्नमेंट के साथ जहां हम्म, कौमी इश्यूज पर बात करने की जरूरत है, जहां कौमी इश्यूज पर आपको पार्लियामेंट के इजलास में भी जाना चाहिए, आपके उन पार्टीज के इजलास में भी जाना चाहिए, ऑल पार्टीज, हम्म, मुख्तलिफ फोरम पर
गवर्नमेंट है, आप तस्लीम करें ना करें, वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, और आज शहजाद उनकी साहब, काबिलियत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आप नहीं समझते नाकामी की बड़ी वजह यह है कि उनकी पार्टी लीडरशिप जो है वो मुनकसिम है, तकसीम है। पंजाब की अलग सियासत हो रही है, मरकज़ में अलग सियासत है, KPK में अलग सियासत हो रही है। शेर अफजल मरवत को हमने देखा पार्टी से निकाल दिया, दीगर जो पार्टी में जो मुख्तलिफ राय लोग रखते थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो क्या PTI की नाकामी की एक बड़ी वजह यह नहीं है कि पार्टी इस वक्त तकसीम नज़र आ रही है, धड़ेबंदी का शिकार हो रही है? देखिए बैरिस्टर गौर, मैं समझता हूँ, मेरा जाती ख्याल है, बहुत ही एक शरीफ और नफ्स इंसान है। बहुत से लोग जो हैं वो इर्द गिर्द, जो बानी के इर्द गिर्द हैं, वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौर के लहजे में बहुत नरमी है, वो इस तरह बनी, भाई वो गालियां देना शुरू कर दे क्या? आप समझते हैं? तो वो मिजाज उनका है, पीटीआई वालों का वो मिजाज है। वो बैरिस्टर गौर से भी खुश नहीं है। यही वजह है, मैं समझता हूं, कि बैरिस्टर अली जफर जो है, जब उनको ऑफर किया गया कि आप चेयरमैन बन जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। जाती वजूहत पे, वो जाती वजूहत नहीं थी, उनको पता था, वो साथ रहे हैं कि मुझे ये 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह जो संजीदा एलिमेंट है उनकी कोई नहीं सुनता। वहां पर बानी को जाके उनके कान में कह दिया, और बानी खुद भी कहते हैं कि जी हमारा जो रवैया है फ्रेंडली अपोजिशन का है। भाई क्या करें, डंडे लेकर, बंदूक लेके वो पार्लियामेंट के अंदर जाए, हम्म। वहां जाके लोगों को फायर करते रहे? ऐसा नहीं होता। आपको संजीदगी से अपनी मूवमेंट चलानी पड़ती है, और सब्र आजमा है। ये सियासत जो है वो बड़ा सब्र आजमा है। इसकी एकदम से आपको इसके फायदे या उसके जो फ्रूट्स जो हैं आपको एकदम नहीं मिलेंगे। आपको लोग इस मुल्क में, आप देखें, लोगों ने कोड़े खाए हैं इस मुल्क में, सियासी लोगों ने जेलें, अपनी जिंदगी से ज्यादा जो है वो कैद बंद की सहूलतें उन्होंने जो है बर्दाश्त की हैं। तो आप उस चीज को ज्यादा मद्देनजर रखें, हम्म। और इस कौमी इश्यूज पर आपको, आपकी बिल्कुल कोई वो ना बात माने वजीर आजम साहब की, लेकिन कौमी इश्यूज पर आपको एक होना पड़ेगा। जहां को फलस्तीन का मसला है, जहां कश्मीर का मसला है, हम्म। जहां इंडिया का जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड हैं, मीशत के, आप जरूर कहें कि ये जो रोड मैप है आपका ये ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि IMF से कर्जा लेना है, आप उस पर खामोश हैं। लेकिन आप जनाब वो IMF को भी लिख रहे हैं लेटर, तो आप अमेरिका को भी लेटर लिख रहे हैं, तो अमेरिका को, पहले अमेरिका ने आपको कहा कि आपका इल्जाम था कि आपको निकाला, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी अमेरिका जो है उसके साथ आप लॉबिंग भी कर रहे हैं कि यही लोग हैं। तो ये दोहरा मयार है। इसमें ये जो नाकामियां जो आप बात कर रहे हैं, उनके नाकामियों के कई वजूहत हैं। यही वजूहत है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। एक डायरेक्शन लेस जो है इनकी वो चीजें मूव कर रही हैं, कोई मानने ठीक। के लिए तैयार नहीं है। और बानी जो जो बानी है, उनका भी एक प्रॉब्लम ये है कि वो, एक जो बैरिस्टर गौर जाएंगे तो उनसे एक बात करेंगे, शिबली फराज जाएंगे तो उनसे उनसे दूसरी अलग बात बात करेंगे, करेंगे। असद कैसर जाएंगे तीसरी बात करेंगे, जज्बाती लोग जाएंगे वो कहेंगे आपने इन तीनों को गलत कह दिया, ये तो इस तरह है। वो वापस उसको, जैसे बच्चा स्लेट पर एक चीज लिखता है और उसको फौरी तौर पर उसको मिटा देता है, वो कहते हैं नहीं 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 गलत है बिल्कुल। खुद आप अगर आप उसके देखें, ये तमाम चीजें खुद डायरेक्टली, मुझे बताया, मैं कसूर बिल्कुल नहीं मानता। जो इस वक्त जो लीडरशिप बाहर है वो परेशान है कि हम करें तो क्या करें। हम्म। कभी उनकी बेगम जो है बाहर थी, तो बेगम के सब कुछ जो है वो डायरेक्शन चल रही होती, और बानी कहते हैं जो मेरी बेगम कह रही है, बहन जो है वो एक बात कर रही होती, वो कुछ और कह रहे होते। उन दोनों को माइनस कर देते। बैरिस्टर गौर सर पकड़ के बैठ जाए कि मैं बेगम साहबा की बात मानूं, हम्म। मैं बहन की बात मानूं, मैं जो बानी है उनके डायरेक्शन की बात मानूं, ये जो मेरे आसपास जो मेरे लोग आपके कारकुन है उनकी बात मानूं। तो वो बेचारे कंफ्यूज, यही वजह है कि खुद, अगर मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने ट्विटर पर कुछ कह दिया, उस पर उनको खड़ा होना चाहिए। और उन्होंने ठीक। बैरिस्टर गौर को जो कह दिया, जो भी चला जाए, जितना बड़ा भी जाए, उसको कह दें वो चेयरमैन है, मैंने उसको कह दिया, बस बात एक ही है, जाओ उससे डायरेक्शन लो। वो अपनी ही दो चार लोगों चीजों को रद्द करते हैं, फिर उनको वापस ले लेते हैं, फिर उसके बाद नए अहकाम आ जाते हैं, तो उससे चीजें बिगड़ती हैं। और मैं समझता हूं इतना मैंडेट जबरदस्त मिला हुआ है, 92 PTI को। सीट्स असेंबली में, उसको आपने जो है ना खुद अपने हाथ जो है वो आप खुद उसको खराब कर रहे हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं, लोगों का जो है वो एक कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहे हैं जी। और सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये तो हिकमत अमली अपनी बनाने में जो है बेहतर नाकाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा उठा लिया है। हुकूमत ने अपनी पोजीशन काफ़ी मजबूत कर ली है इस एक साल के दौरान।
जो एक साला हुकूमत की माशी महाज पर अगर कारकर्दगी को देखा जाए, हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि मुल्क की इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक वापस आ जाए। मस्बत अशारिये होते जा रहे हैं इकॉनमी के, और जो दीगर गैर मुल्की मालियाती इदारे हैं पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि माशी महाज पर हुकूमत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, पोजीशन अब मजबूत है, हुकूमत चलती रहेगी? देखिए, मैं आपकी उस पहली बात से स्टार्ट करूंगा। हुकूमत तो बड़ी खुशकिस्मत है। हुकूमत को मैं कहता हूँ बड़ा फॉर्चुनेट वो है उनका, कि जब देखें किसी भी मुल्क में अपोजिशन जो है वो बिखरी हो, स्कैटर्ड हो, डिवाइडेड हो, हम्म। एक दूसरे के पीछे पड़ी रहे, हुकूमत को इससे ज्यादा क्या कोई कौन सी एक मुझे बताओ फेवरेबल सिचुएशन हो सकती है? यही तो उसके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है कि अपोजिशन कोई उनको थ्रेट नहीं है। उस मुश्किल तब पड़ेगी कि जब ये मजबूत हो के एक आवाज बन के गवर्नमेंट के सामने आए। एक बात ये है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जी माशी, देखिए हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही, कौन सी हुकूमत ये चाहती है कि मैं गैर पॉपुलर फैसले करूं? कौन सी हुकूमत चाहती है कि मैं ऐसे काम करूं कि ये कोई वो वाली हुकूमत तो नहीं है कि जो आपकी जो आप क्या वो उस रियासतों में अफ्रीकन कंट्रीज में कि वो लोग हादसाती तौर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि बैग वगैरह फैमिली वगैरह सारे मुल्क से बाहर हैं, एक बैग पकड़कर हम इस मुल्क से फौरी तौर पर निकल जाएंगे। हमारे बराबर पड़ोस में अफगानिस्तान में क्या हुआ? यही अनसर्टेनिटी थी। सबने अपने फैमिलीज, अपने रिलेटिव, किथ एंड किन्स, नियर डियर सबको बाहर रखा हुआ था, और लास्ट जब हुआ तो एक बैग लेके वो निकल गए उस मुल्क से। तो बात यह है कि ये इस तरह नहीं है। गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश कर रही है, और शायद पीटीआई के लिए मुश्किलात उसी वक्त बढ़ती जा रही हैं, या पोजीशन के लिए, कि जब गवर्नमेंट को देखते हैं कि वो फाल है, भाग दौड़ कर रही है, उसके रिजल्ट क्या आते हैं? 100% रिजल्ट आते हैं, 50% रिजल्ट आते हैं, वो बात की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, गवर्नमेंट आपको मुतहरिक नजर आती है। कभी वो यूएई के जो लोगों को वो उनको ले आते हैं, कभी वो हम्म। उनके जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ले आते हैं, कभी वो खुद वजीर आजम और उनकी काबीना के लोग पहुंच जाते हैं। इसी तरह सऊदी अरब का इसी तरह सिलसिला, इसी तरह चाइना का, इस तरह सेंट्रल एशियन जो है ममालिक हैं उनके साथ, टर्की के साथ। तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में उस कॉन्फिडेंस का इजहार है। और ये अगर आप तवज्जो इस तरफ दें कि हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स के मामलात किस तरह चल रहे थे, हम बिल्कुल वो आप कह लें कि फॉरेन ऑफिस हमारा कहता था कि हमने ताल्लुकात मेंटेन रखने हैं, लेकिन ये तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन ये समझ लें कि ताल्लुकात बिल्कुल टूटे हुए थे। और जिस तरह से वहां के इल्जामात आ रहे थे, लोगों ने कहा ट्रंप आएगा तो पता नहीं एक जहाज भी भेज देगा और वो बानी पीटीआई और उनके तमाम लोगों को साथ ले जाएगा। क्या हुआ? सबने देख लिया। और जो मैं बात बताने जा रहा हूं, मेरे नुक्ते नजर से आप जितनी जो मीडिया के, ये जब से शरीफुल्ला उर्फ जाफर, जो आईएस आईएस का बंदा था, जो मास्टरमाइंड जो था, जो दहशतगर्द था करदार जी। सॉरी बिकॉज काबुल एयरपोर्ट पर जिसने धमाका किया था, हाँ। मास्टरमाइंड था उसका, जिसमें पता आपने। 160 अफगान शहरी जो है हाँ सही है। जान बाग हुए, और 13 यूएस सोल्जर जो है मारे गए। तो वो एक उनका वो था, और पाकिस्तान ने ऐसे मौके पर उनको जरूरत पड़ी पाकिस्तान की। हम्म। इंडिया और इंडिया के जो लॉबीज है वो तो कहते थे पाकिस्तान को भूल जाएं। अब पाकिस्तान भी भूल जाए कि कभी हमारा दोस्त हुआ करता था अमेरिकन, ये कभी दोबारा उस तरह दोस्ती हो नहीं सकती। मैं मानता हूं कि एकदम नहीं हो सकती, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को मिला है, कि पाकिस्तान जो है, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और उस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये रियलाइज कर गई कि पाकिस्तान के बगैर भी पाकिस्तान हमारा पार्टनर है उस वार ऑन टेरर का, दहशतगर्दी के बिल्कुल सही। खिलाफ जो जंग है उसमें वो हमारा पार्टनर है, और मजबूत पार्टनर है। और हम इनके बगैर भी जो है हम शायद आगे ना बढ़ सके। और ये प्रूफ कर दिया कि उनकी पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने शरीफुल्लाह का गिरफ्तार किया, हम्म। और गिरफ्तार करके उनके हवाले किया। तो और फिर दूसरी, अगर आप इससे पहले की अगर आप देखें, ट्रंप ने ये कहना, ट्रंप का, कि तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 7,77,000 जो राइफल्स हैं वो उनके पास, यूएस का असला पड़ा हुआ है, 70,000 गाड़ियां जो हैं वो पड़े हुए हैं, कुछ 60 से 70,000 जो है बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये सारा बेच रहे हैं मार्केट में।
ये पाकिस्तान की उस मौकिफ की तायद है तायद है, कि बिल्कुल। पाकिस्तान कहता रहा है कि ये तमाम जो दहशतगर्दी की जो जंग है, इसमें अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा है हमारे हाथ। अमेरिकन असला जो है वो उन लोगों के हाथ लग गया जो दहशतगर्द हैं, और कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अमेरिकन ने ये कहकर तो पाकिस्तान की मौकिफ की तायद की है। फिर यूएन की जो रिपोर्ट आई है उसको अगर आप देखें, यूएन की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि तालिबान हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों को, पर्टिकुलरली टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म, और सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको बाकायदा मुआवनत उनकी हासिल है। बल्कि उन्होंने कहा बाज जगह जो है बॉर्डर पर जो है वो खुद भी उसमें शामिल रहे। फिर डेरा इस्माइल खान हो या कहीं हो, जो वाकयात हैं आप देखें कि औरजगान का नायब गवर्नर, उसका बेटा जो है दहशतगर्दी की कार्रवाई में जो है वो मारा जाता है। तो मैं समझता हूँ इस तमाम उसको अगर आप देखें, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की इस तमाम उसकी तायद होती है। हम्म, तो ये एक अच्छा मौका बिल्कुल भी है। ये सही। तमाम चीजों को जो आप देखें तो जाहिर है पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। कोई भी अपोजिशन हो, वो जब देखती है कि गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में जा रही है और अपने तौर पर कोशिश कर रही है, मुतहरिक है तमाम फ्रंट पे, तो उस वजह से वो कहती है कि भाई ये तो हमारे लिए मुश्किलात बन रही है। ज्यादा से ज्यादा, जितना जी, से जितना जो है ये गवर्नमेंट नाकाम हो, फायदा हमें मिलेगा, लोगों को हम कहेंगे ये बड़े नाकाम हुकूमत है जी। बहुत शुक्रिया। शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत तफसीली गुफ्तगू और बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे थे। सेनेटर गौस न्याज़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी टीम मुसलसल आपसे रब्ता करने की कोशिश करती रही, लेकिन रब्ता बहाल नहीं हो सका। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।